डिस्कस करने वाले हैं। ये फिजिक्स का है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2018 का शिफ्ट 2 का पेपर। एंड गाइज, आप में से कुछ लोगों ने बोला था कि मैं टॉपिक वाइज लेके कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा दूं जिस हिसाब से एग्जाम्स में आते हैं। तो देखो यार, टॉपिक वाइज में आपको ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा चुकी हूँ। अगेन उनको करवाना इज़ नॉट, मुझे नहीं लगता उतना यूजफुल है। बाकी हाँ, मैंने बोला है लास्ट में कुछ कंबाइंड काइंड ऑफ करवा दूंगी। बट उस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए हैं उनका एनालिसिस ढंग से कर लें, उनको सॉल्व करना सीख लें और उनके रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं उनको अच्छी तरह से पता कर लें। रीज़न इज़ दैट कि मोर एंड लेस पेपर उसी के आसपास घूमता है। तो इंस्टीड ऑफ गोइंग फॉर न्यू थिंग्स, डू ट्राई टू फोकस मोर ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हाँ, अगर आप प्रीवियस क्वेश्चंस आप बहुत अच्छी तरह कर चुके हैं, एक्सपर्ट हो चुके हैं, उसमें सब कुछ आपको आता है, देन ऑब्वियसली यू कैन गो फॉर अदर थिंग्स। बट फर्स्ट फोकस ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उसके बाद मैं ये सजेस्ट करूँगी आप किसी और चीज़ पर जाएँ, क्योंकि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना अच्छा आइडिया दे सकते हैं उतना अच्छा कोई भी आपको स्टडी मटेरियल नहीं दे पाएगा। किसी भी कोचिंग का आप ले लीजिए, कोई भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने अच्छी तरह नहीं करे हैं तो इट विल बी रियली वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू एनालाइज व्हाट काइंड ऑफ द पेपर इज गोइंग टू कम. So it's very much essential for all of you to analyze the previous year questions first and then move towards the other test series or anything else. So एक बार ये कंप्लीट हो जाए, मैंने आपको बताया था, मैंने आपको डिस्कशन किया था, एक शॉर्ट डिस्कशन, कि पहले हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे और रिलेटेड टॉपिक्स कर लेंगे और उसके बाद लास्ट के 1-2 दिन में मैं आपको कंप्लीट जो है टॉपिक वाइज प्रोवाइड करवा दूंगी। अभी बिल्कुल हैपजार्ड मैनर में चलने का कोई फ़ायदा नहीं है, एक दिन ये करा दिया, किसी और दिन कुछ करा दिया, कुछ और करा दिया। जैसे जैसे मैं एनालाइज कर रही हूँ पेपर को, मुझे पता चल रहा है कि क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, वैसे वैसे मैं आपको साथ के साथ करवाती जा रही हूँ। ठीक है गाइस? सो बी विद मी एंड फोकस ऑन व्हाट आई एम टेलिंग यू, क्योंकि वही आने वाला है एग्ज़ाम में और वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है? सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन ऑफ 2018 शिफ्ट 2. सो हियर इज द क्वेश्चन पेपर. पेपर का क्वेश्चन नंबर 3 था एंड इन टोटल इट्स क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द फिजिक्स. व्हेन अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज हीटेड अबव द क्यूरी टेम्परेचर. तो गाइस, मैंने आपको कल बताया था ये वाला क्वेश्चन इस टाइप का, कि हमारा सिर्फ एक ही मटेरियल होता है जो आपका क्यूरी टेम्परेचर से अबव हीट करने पे सर्वाइव कर पाता है, दैट इज़ द 1/Tc करके इसका फॉर्मूला होता था. ठीक है? कल के पेपर में जो डिस्कस किया था मैंने शिफ्ट 1 का, उसमें था. एंड तभी मैंने आपको बताया था कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होता है वो आपका पैरामैग्नेटिक में चेंज हो जाता है जब आप उसको क्यूरी टेम्परेचर से अबव हीट करते हैं. प्लस मैंने आपको एक टेबल भी बनवाई थी पैरा, डाई और फेरो की. वो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको याद कर लेना, उससे क्वेश्चन आएगा ज़रूर. ठीक है? और एक और मैंने आपको बताई थी एक और चीज़, दैट इज़ द क्यूरी वेस लॉ. ठीक है? क्यूरी वेस लॉ में आपको क्या बताया था? C/T/Tc टी थीटा. ठीक है? जिसमें ये होता है आपको क्रिटिकल टेम्परेचर. इसके ऊपर हीट करने पर वो अपना जो है बिहेवियर चेंज कर लेता है. तो फेरोमैग्नेटिक जो मटेरियल्स होते हैं वो क्यूरी वेस लॉ को सपोर्ट करते हैं और पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं वो क्यूरी टेम्परेचर को सपोर्ट करते हैं. तो जब आप फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को हीट करते हैं अबव क्यूरी टेम्परेचर, तो दे विल गेट टर्न इनटू द पैरामैग्नेटिक मटेरियल. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. अ डाई इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी, अच्छा, पोलराइजेशन थी, इलेक्ट्रिक फील्ड आर रिलेटेड बाय द एक्सप्रेशन ऑफ. अच्छा गाइस, देखो ये क्वेश्चन है ना, इसके लिए आप डायरेक्ट इक्वेशन पे मत जंप करो. इससे पहले 1-2 और बेसिक चीज़ें हैं, हैव अ लुक ऑन देम और उसके बाद वी विल मूव ऑन टू दिस टॉपिक. देखो गाइस, 1-2 चीज़ें इसके साथ आप और जान लीजिए. आपका क्या होता है ना बेसिकली, कि ये एक बेसिक इक्वेशन है, इससे ड्राइव होकर आपकी और भी बहुत सी इक्वेशंस बनती हैं. तो आप उन इक्वेशंस का भी आपको पता होना चाहिए फॉर 2021 का एग्जाम, क्योंकि अगर 2018 में ये आ चुका है तो अब इसका नेक्स्ट स्टेप आएगा आपके एग्जाम में. नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस पोलराइजेशन, ये आपकी एक इक्वेशन है जो डाई इलेक्ट्रिक की होती है. ये आपका ड्राइव कर कर आती है, बट वी डोंट नीड टू गो इन दैट डेरिवेशन. आपका डाई इलेक्ट्रिक एंड इंसुलेटर करके एक टॉपिक है, मैं आपको मैग्नेटिक मटेरियल अभी पढ़ाऊंगी, उसमें मैं इसको अभी कवर करवा दूंगी. तो अब इस इक्वेशन से आपका और आगे क्या क्या ड्राइव हो जाता है. देखो, T इक्वल्स टू E0 E प्लस E0 P. ठीक है? ये आपका जो है वो एक प्रॉपर इक्वेशन जो है इसका बनता है. अब आपका जब आप इस वाली इक्वेशन को देखते हैं तो इन्होंने ऑप्शन नंबर 3 क्यों करेक्ट किया? इनका तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होना चाहिए था हिसाब से. तो अच्छा नहीं, सॉरी, ये ब्रैकेट में नहीं आता है ना, सिर्फ इतना रहता है.
डी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी। ठीक है, अब यहाँ से आपको डी की जो है वैल्यू आपको ये मिल जाती है, इधर से पी इधर लाकर माइनस में हो जाता है। अब ना गाइस इससे आपको और कुछ चीज़ें जो निकल कर आती हैं वो वैल्यूज़ आप और देख लीजिए। एक डाई इलेक्ट्रिक आपका एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन नॉट और मतलब रिलेटिव ये वाला आ गया जो रिलेटिव होता है किसी से, किसी एक मटेरियल का जो आपका है परमिटिविटी वो इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एक ये फॉर्मूला आप इसमें याद रखिए। एंड प्लस साथ में आपका अगर ये वाला एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, अगर आप इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम ये वाला जो इक्वेशन है अपना पोलराइजेशन वाला, इसको हम ये कर सकते हैं। देखो डाइलेक्ट्रिक की जगह अगर आप ये पुट कर दो एप्सिलॉन नॉट आर ई इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी, ये चीज़ आ गया। अब ये इधर आके माइनस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा आपका एप्सिलॉन नॉट आर ई माइनस एप्सिलॉन नॉट ई प्लस इक्वल्स टू पी। अब यहाँ पर आप क्या निकाल सकते हो, एप्सिलॉन नॉट ई कॉमन आ जाएगा और एप्सिलॉन आर माइनस 1 इक्वल्स टू पी। तो ये आपकी एक पोलराइजेशन की इक्वेशन होती है। तो इस इक्वेशन को आप लोग याद रखना, ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है इस वाले एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि अगर डाइलेक्ट्रिक पूछ लिया गया तो इट कुड भी वो ये पूछ सकते हैं। एक चीज़ और आप याद रखना यार, एक चीज़ होती है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। अब ये चैप्टर पढ़ाऊंगी तो बता दूंगी, ये होता है ER-1। ठीक है, जिसको आप अब आप अगर इस इक्वेशन की बात करें तो आप ये भी लिख सकते हैं ई कैपिटल ई एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का CM। ठीक है, टू रिकॉर्ड एनी लेक्चर, पीछे से इतनी आवाज़ें आती रहती हैं। खैर, नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, द सोर्स ऑफ द मोनोक्रोमेटिक लाइट सेट टू बी कोहेरेंट इफ वेव्स प्रोड्यूस बाय देम बाय द हैव द सेम। देखो मैंने आपको क्या बताया था, आपका कोहेरेंट सोर्स होता है, इसमें आपकी चीज़ें सेम सेम रहती हैं। क्या सेम रहता है, आपकी फ्रीक्वेंसी सेम रहती है कोहेरेंट में। ठीक है, कोहेरेंट मतलब जिनकी सेम फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी सेम है तो इसका मतलब आपकी वेवलेंथ भी सेम होगी। फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा होता है, सी आपका कांस्टेंट है, अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो लैम्डा भी दोनों वेव्स का सेम होगा। और एक मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जब आपको ये वेव ऑप्टिक्स से क्वेश्चंस करवा रही थी, 3-4 क्वेश्चंस में आया था कि आपका कांस्टेंट फेज डिफरेंस रहता है। ये मैंने आपको कई बार बताया भी था। आपका सेम फेज डिफरेंस नहीं होता, ऐसा नहीं है कि एक का 60 डिग्री है दूसरे का भी 60 डिग्री होगा, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन कांस्टेंट फेज डिफरेंस होता है। लाइक अगर 0 डिग्री पर एक है दूसरा 90 डिग्री पर है तो मतलब दोनों में फेज डिफरेंस कितने का हो गया, 90 डिग्री का हो गया। तो ये 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द टाइम। ठीक है, तो इस बेसिस पे जो आपका आंसर हो जाता है वो हो जाता है फर्स्ट वन, वेवलेंथ एंड कांस्टेंट फेज डिफरेंस। ठीक है, अब एम्पलीट्यूड देखो, एम्पलीट्यूड तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि कैसे होता है आपने पढ़ा ही है, एक वेव कम की होती है एक वेव ज़्यादा की होती है। इट कुड भी दोनों सेम हो बट ज़्यादा कम भी हो सकती है ना, तो एम्पलीट्यूड का तो कोई इशू वो ही नहीं आता। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंसिडेंट लाइट वेव फ्रंट इज द मोस्ट सुटेबल फॉर ऑब्जर्विंग अ सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन पैटर्न। देखो अब जब हम पढ़ते थे डबल स्लिट का तो हमें क्या होता था, हमें एक वेव चाहिए होती थी जो ऐसे निकल रही हो और फिर ऐसे निकल रही हो और ये आपस में यहाँ इंटरफेयर कर रही हो और इसके बेसिस पर ये यहाँ पर अपना स्क्रीन पे पैटर्न बना रही हो। लेकिन अगर अब आपका एक ही होल है और यहाँ से अगर आपकी एक ही वेव अगर सपोज इस सिलेंड्रिकल वे में या स्फेरिकल वे में ही निकल कर आती है तो यहाँ पर ये कोई पैटर्न नहीं बनाएगी ना, सिर्फ जहाँ जहाँ टच करेगी स्क्रीन पे वहाँ ब्राइटनेस दे देगी थोड़ा बहुत, बाकी कोई स्पेसिफिक पैटर्न तो बना नहीं पाएगी। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है इसमें जब आप सिंगल स्लिट का लेते हैं तो इसमें क्या होती है आपकी प्लेन वेव फ्रंट आती है। मैंने आपको पढ़ाई थी प्लेन, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल तीनों वेव फ्रंट पढ़ाई थी, ताकि जब वो यहाँ से निकल कर आए तो ये अपने हिसाब से ये पूरे में फैल जाती है, ये पूरी फैल जाती है और पूरी आपकी इस पर पैटर्न दे देती है। और इसमें क्या होता है कि सिर्फ एक इस जगह पे जहाँ ये टच कर रही है यहाँ पर ही पैटर्न देगी। तो अगर सिंगल स्लिट का केस है तो आपकी कैसी होती है, प्लेन वेव फ्रंट होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ इतना, वेवलेंथ हमें कितना गिवन है 550 नैनोमीटर को हम 10⁻⁻9 लिख सकते हैं। फ्रिंजेस ऑन द स्क्रीन ऑन इंट्रोड्यूसिंग द थिन शीट ऑफ द ट्रांसपेरेंट मटेरियल। थिन शीट ऑफ द ट्रांसपेरेंट मटेरियल आपकी कोई एक शीट डालती है जिसकी थिकनेस T है ऑफ 1.1 माइक्रो। 1.1 माइक्रोन मतलब 1.1 इंटू 10⁻⁻6 path of the one interference beam. The central fringe is shifted through a distance. सेंट्रल फ्रिंज जो है वो आपकी शिफ्ट हो गई है, जो होती है सेंट्रल फ्रिंज जो होती है आपकी वो शिफ्ट करती है। उसका फॉर्मूला क्या होता है,
जो शिफ्ट मैंने आपको बताया था शिफ्ट होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, d/d म्यू माइनस 1t का। जो 2018 शिफ्ट 1 का पेपर करवाया था उसमें ये वाला फॉर्मूला मैंने बताया था आपको। अब क्या हुआ है, आपकी जो सेंट्रल फ्रिंज है वो शिफ्ट कर गई है इक्वल टू, कितने के इक्वल है, स्पेसिंग बिटवीन द सक्सेसिव फ्रिंज। मतलब आपकी दो सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंज है, एक ये वाली, इनके बीच का जो गैप है इसके इक्वल आपकी जो है वो शिफ्ट कर गई है। अब ये गैप कितना होता है गाइस, अगर आपको पता हो तो इस गैप को हम क्या कहते हैं, इस गैप को हम फ्रिंज विड्थ कहते हैं। दो सक्सेसिव फ्रिंजेस के बीच का गैप, दो ब्राइट है तो ब्राइट फ्रिंज और डार्क है तो दो डार्क फ्रिंज के बीच का जो गैप होता है उसको हम क्या कहते हैं, फ्रिंज विड्थ कहते हैं ना। तो इसका मतलब आपके जो स्पेसिंग है जितना वो शिफ्ट हुआ है वो इक्वल है फ्रिंज विड्थ के। तो आपको इन दोनों के बीच में आपको रिलेशन डेवलप करना पड़ेगा ना, इन दोनों के बीच में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। प्लस हमें अब निकालना क्या है, हमें निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। अब अगर हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं तो डी और डी तो हमें पता नहीं है, प्लस हमें वेवलेंथ गिवन है वो इसमें आती नहीं है। चलो उससे फ़र्क नहीं पड़ता आपको क्या क्या गिवन है, आपको जो चीज़ फाइंड आउट करनी है अगर वो किसी ऐसे फॉर्मूले से निकल जाए जिसके लिए आपको कम वैल्यूज़ की ज़रूरत है तो आप निकाल सकते हो। खैर फिलहाल तो हमें अभी कुछ हो नहीं सकता इसमें, और प्लस हमें एक पॉइंट दिया है कि ये दोनों आपस में इक्वल है। तो हम क्या करेंगे ऐसे सिचुएशन में, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन डेवलप करने की कोशिश करते हैं। तो अगर फ्रिंज विड्थ की बात करूँ मैं तो फ्रिंज विड्थ होता है कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, कैपिटल डी बाय स्मॉल डी इंटू लैम्डा, ये होता है। अब अगर आप देखोगे अब आप देखोगे यहाँ फ्रिंज विड्थ के केस में डी बाय डी कॉमन है और यहाँ पे भी डी बाय डी कॉमन है। अब अगर आप इसके हिसाब से इनको रिलेट करते हो तो आपका क्या आ जाएगा, डी बाय स्मॉल डी इक्वल्स टू एस अपॉन में म्यू माइनस 1t। म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये चीज़ आ जाएगी। अब इस इक्वेशन में भी अगर आप डी बाई डी को निकालते हो तो आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा, बीटा बाय लैम्डा, ये चीज़ आ जाएगी। अब आप ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 इन दोनों की हेल्प लेके आप दोनों को आपस में रिलेट कर सकते हो। तो आपका क्या आएगा, एस अपॉन में म्यू माइनस 1 इंटू टी इक्वल्स टू बीटा बाय लैम्डा, ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, अब इससे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप देखोगे कि आपका जो ये है जो आपका शिफ्ट हुआ है और जो फ्रिंज विड्थ है ये दोनों आपस में इक्वल है। तो अगर आप इन दोनों को एक तरफ ले आते हो एस बाय बीटा इक्वल्स टू म्यू माइनस 1t बाय लैम्डा ऐसे लिख सकते हो। ये दोनों सेम है, कट जाएगा 1 आ जाएगा, तो आप लैम्डा को इधर लाकर लिख सकते हो। तो आपकी वेवलेंथ कितनी आ जाएगी, म्यू माइनस 1 इंटू टी, ये आ जाएगी। यही फॉर्मूला कल 2018 के शिफ्ट 1 का जो पेपर था उसमें मैंने आपको करके बताया था, लेकिन वहाँ मैंने प्रॉपर डेरिवेशन नहीं दिया था, इसीलिए मैंने आज ये प्रॉपर डेरिवेशन दे दिया ताकि आप कि अगर एग्जाम में आ जाए तो आप इतना रिलेट कर पाएँ चीज़ों को। ठीक है, अब यहाँ पर हमें रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालना है तो अब हम वैल्यू पुट कर देंगे सिंपल सा, अब तो कुछ बचा ही नहीं इसमें। 550 इंटू 10⁻⁹ म्यू माइनस 1 इंटू 1.1 इंटू 10⁻⁻6। अब इसको आप नीचे ले आएंगे यहाँ पर 1.1 इंटू 10⁻⁻6, इससे ये कैंसिल होकर 10⁻³ रह जाएगा, पॉइंट हटा के यहाँ 0 बढ़ जाएगा, कैंसिल होगा तो 500 आ जाएगा, 500 माइनस 1 इधर आकर +1 हो जाएगा। तो आपका कितना आ जाएगा, 551 के बाद ये तो कम आना चाहिए। देन मैंने वैल्यूज सारी सही लिया गाइस, एक मिनट लेट मी चेक द वैल्यूज। ये तो आपका सही बना है, ये तो यही बनता है क्योंकि हमारा कल भी यही आया था ना। ये तो आपका फॉर्मूला तो सही बना है, इसमें बस वैल्यू पुट करके आप लोग एक बार चेक करना, मैं कहीं कुछ मिस्टेक कर रही होंगी, आप वैल्यू चेक करके और दोबारा एक बार इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करना, आंसर आ जाएगा इसका। एक सेकेंड दीजिए मुझे, फॉर्मूला चेक कर लिया, फॉर्मूला करेक्ट बनाया, मुझे बस ये कन्फ्यूजन था कहीं फॉर्मूला तो मैंने कुछ गलती नहीं करी। आप वैल्यू पुट करके कैलकुलेट करने की कोशिश करना, हो सकता है मैं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर रही होंगी, आप लोग का सही आ जाएगा। ठीक है, अगर नहीं आता है तो फिर देखते हैं, हो सकता है कई बार क्या होता है ऑप्शंस भी गलत हो जाते हैं ना, तो इसीलिए हो जाता है। जैसे अभी हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इसके ऑप्शन ही गलत है, इसका तो 100% ऑप्शन गलत है। देखिए, इन अ सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन पैटर्न इंटेंसिटी ऑफ द प्रिंसिपल मैक्सिमा इज I0। आपकी जो प्रिंसिपल मैक्सिमा है वो कितनी है, I0 है। डबलिंग द स्लिट विथ को डबल करने पर, मतलब आपका W था तो आपने 2W कर दिया, आपकी इंटेंसिटी जो है वो कितनी हो जाएगी। देखिए गाइस, अब इसका इन्होंने जो आंसर दिया है वो I0 दिया है, मैंने मुझे लेकिन ये गलत लग रहा था इसीलिए मैंने कई जगह इसको चेक करा, तो एक दो जगह चेक करने पर इसका जो आंसर मिला मुझे वो 4I0 मिला। लेकिन जो मेरा आंसर आ रहा है उसके हिसाब से अगर मैं बताऊं, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि इंटेंसिटी जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्लिट विथ के, इफ़ यू गाइज रिमेंबर। ठीक है,
और ये पूरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। उस पर बेस शायद क्वेश्चन भी करवाया था मैंने आपको। तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद है, इसके बेसिस पे अगर आप इसको लेकर करते हैं तो आपकी इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी, इंटेंसिटी आई नॉट इक्वल्स टू डब्लू थी। जब आपने डब्लू किया तो आपकी आई नॉट भी ट्वाइस ऑफ आई हो गई। ठीक है, तो इस हिसाब से आंसर मुझे ये करेक्ट लग रहा है इसका। बाकी जिन लोगों ने ये 4 आई नॉट आंसर दिया है उन्होंने क्या करा है कि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए स्क्वायर। अब उन्होंने क्या कहा है कि ये ए जो है ये ए है एरिया, और ये ए होता क्या है, अगर हम बाई फॉर्मूला देखें ये ए होता है एम्पलीट्यूड। ठीक है, और ए उन्होंने एरिया माना भी है, तो उसके बाद उन्होंने ए को फिर कि सिलेट विथ की आप इन्होंने क्या डबल किया है, हाँ सिलेट की विथ डबल की है। ये सिलेट की अगर सिलेट विथ इतना था, इसको डबल करके इन्होंने इतना कर दिया। तो इसको इन्होंने फिर क्या एरिया माना, क्या किया क्या नहीं किया, उस बारे में उन लोगों ने कुछ नहीं बताया है कि कैसे इन्होंने इसका स्क्वायर किया या जो भी किया। सिलेट विथ को इन्होंने स्क्वायर वो कैसे कंपेयर कर लिया एरिया, क्योंकि सपोज अगर आपका ये विथ इंक्रीज हुआ भी है और आप इसको रेक्टेंगल ले भी रहे हो तो लेंथ इनटू विथ हो गया, आपका विथ डबल हुआ तो भी ये स्क्वायर की फॉर्म में कैसे चला गया। तो दिस इज़ द थिंग, मुझे नहीं समझ में आया लोगों ने एरिया क्यों कंपेयर किया है वहाँ पर, हालांकि फॉर्मूले से तो ये एम्पलीट्यूड ही होता है, बाकी फिर देखना पड़ेगा। लेकिन जो फॉर्मूला मैंने आप लोगों को पढ़ाया है उसके हिसाब से आंसर इज़ 2i0, और मैं तो इसीलिए इसे ही करेक्ट बता रही हूँ। बाकी अगर उस वक्त किसी ने इस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन रेज किया होगा तो उसको करेक्ट आंसर पता चला होगा, या जो भी एटीसी ने करेक्ट आंसर इसका दिया होगा, तो आई डोंट नो। बाकी इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है मुझे थोड़ा सा। और अगर आप लोगों को इसका एग्जैक्ट पता चलता है कि एरिया इन्होंने ए को एरिया कंसीडर किया है, इस तरह का कोई फॉर्मूला आपको पता चलता है तो प्लीज़ लेट मी नो। एंड ऑल्सो एरिया लिया है तो एरिया को फिर स्क्वायर इन्होंने कैसे कर दिया, विथ को इन्होंने एरिया कैसे मान लिया, तो प्लीज़ लेट मी नो। विथ इज़ अ डायमेंशन और एरिया जो होता है 2 डायमेंशन से मिलकर बनता है। ठीक है, नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। लिक्विड ड्रॉप इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लानो कॉन्वेक्स लेंस एंड अ ग्लास प्लेट ऑफ द न्यूटन रिंग्स। अच्छा, न्यूटन के एक्सपेरिमेंट में मैंने आपको बताया था कि आपकी ये वेव आती है, यहाँ पर ये होता है, इससे टकरा कर ये वापस इधर आती है। यहाँ पर एक ये प्लानो कॉन्वेक्स लेंस रखा होता है और यहाँ पर एक ये ग्लास प्लेट रखी होती है, और इनके बीच में क्या है, ये बस ये हल्का सा एयर का गैप है। अब वो क्या कह रहे हैं, इस एयर की जगह इन्होंने कोई एक लिक्विड डाल दिया। ठीक है, तो आपका इस सेटअप की जो फ्रिंज पैटर्न बनेगा, जो यहाँ पर ये इंटरफ्रेंस फ्रिंजेस बनती हैं जो, इन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। देखिए गाइस, अगर आपको अब ये फॉर्मूला याद हो फ्रिंज पैटर्न का, इसका एक डायमीटर निकालने का फॉर्मूला होता है 4n लैम्डा बाय म्यू, 4n लैम्डा आर बाई म्यू, यही होता है शायद, बस रिफ्लेक्टिव इंडेक्स नीचे आता है तो आर ऊपर रहता है, लैम्डा भी ऊपर रहता है, स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इस तरह का इसका कुछ फॉर्मूला रहता है। तो अगर आप इस फॉर्मूले में देखेंगे तो हमारा जो ये है डायामीटर है, ये आपका किस पे, इसका जो फ़र्क पड़ रहा है वो किस से पड़ रहा है, वेवलेंथ से पड़ रहा है, रेडियस से पड़ रहा है और म्यू से पड़ रहा है। अब रेडियस में तो कोई फ़र्क हो नहीं रहा, आपका रेडियस तो आपकी उतनी ही है जितनी पहले बन रही थी, वेवलेंथ भी आपकी लाइट की जितनी आ रही थी उतनी रही। तो फ़र्क किस में पड़ सकता है, या तो म्यू से पड़ सकता है थोड़ा बहुत फ़र्क, या रिमेन कॉन्स्टेंट रह सकता है। लेकिन अब क्या हुआ, जब आपने यहाँ पर एक लिक्विड डाल दिया, पहले क्या था, एयर था, एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स था 1, लेकिन जैसे ही आपने इसमें लिक्विड डाला तो इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 से ज़्यादा हो जाता है एयर का। तो अगर इसका एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बढ़ा तो आपका ओवरऑल क्या होगी, घट जाएगी जो फ्रिंज पैटर्न होगा। तो इसीलिए आंसर क्या आया, इसका श्रिंक आया। जब मैंने आपको ये वाला चैप्टर पढ़ाया था ना, तब मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट भी बताया था आपको कि अगर एयर हटाकर यहाँ पर हम कोई और उसकी एक लेयर लगा देते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, X-rays are produced when the target suitable material element high atomic mass is bombarded on the beam of the first moving and the high energy particle S। अच्छा, सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आपसे बस वही पूछा गया है कि आपका ये जो हम एक्सरे प्रोड्यूस करते थे, मैंने आपको पूरा अच्छे से करवाया था, यहाँ पर एक्सरे इस पे आके यहाँ पे बम्बार्ड होते थे। मतलब अगर आपको नहीं भी पता होता तो भी आप लगा देते। आपका इलेक्ट्रॉन आकर इस मतलब आपका एक पार्टिकल आकर इस पे, जो यहाँ पर एक मेटल होता था जो बहुत हाई, हम उसका रखते थे मेल्टिंग पॉइंट का, ताकि ये मेल्ट ना हो जाए, क्योंकि इतनी हाई स्पीड से आता है। एक्सरे का याद कीजिए, एक्सरे में पढ़ाया था मैंने। तो आपका ये जो भी इस पे आके टकराता था और इसमें से फिर एक्सरे की वेव्स निकलती थी, क्योंकि एक्सरे वेव्स निकलती थी बहुत हीट प्रोड्यूस होती थी, तो ये मेल्ट ना कर जाए इसलिए यहाँ पर हमें थोड़ा जो ज़्यादा आपकी हीट झेल सके वैसा मटेरियल लेना पड़ता था। इसमें मैंने आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस वाला कॉन्सेप्ट भी पढ़ाए थे, वो सारे फॉर्मूलाज अच्छे से देख लेना यार, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो पार्टिकल आता था हाई स्पीड से, पार्टिकल कौन सा होता था।
तो अगर आपको थोड़ा भी, अगर आपने उस चैप्टर को पढ़ा होगा ना ढंग से, मतलब 1% का भी अगर आपने कंसंट्रेशन दिया होगा, तो आपको पता होगा कि मैंने उस चैप्टर में सिर्फ इलेक्ट्रॉन की ही बात करी है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का करेक्ट आंसर। इलेक्ट्रॉन होता है एक पार्टिकल जो आकर इस पर बॉम्बार्ड करता है और एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्पीड ऑफ द फास्ट मूविंग पार्टिकल whose total twice energy and the mass energy of the particle is at rest is nearly okay। देखो, अगर गाइस आपको शिफ्ट 1 का एक पेपर याद हो तो उसमें आपका फॉर्मूला ये लगा था, एनर्जी इक्वल्स टू m0c, या मतलब हम E0 लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 माइनस v²/c²। ठीक है, ये m0c है जो आपने मैंने E0 लिख दिया, ये होता था m0c। और इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है, एक इलेक्ट्रॉन के पास ये जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है, 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये आपको शिफ्ट 1 के पेपर में ये एक चीज़ पढ़ाई थी मैंने आपको। प्लस फिर एक क्वेश्चन और भी था कि अगर हमारा एनिहिलेशन होता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनता है, तब वहाँ पर क्या होता है, तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई करके बताया था कि आपके 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो आपका 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बट सिंस यहाँ पर बात हमारी एक ही इलेक्ट्रॉन की हो रही थी शिफ्ट 1 में इस तरह के पेपर में, तो आपने ये पुट किया था। अब वो क्वेश्चन ज़्यादा टफ मैं कहूँगी कंपैरेटिव टू दिस वन, क्योंकि उसमें आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए थी। अगर किसी को ये वैल्यू याद नहीं होगी तो वो सॉल्व नहीं कर पाएगा। इस क्वेश्चन में आपको वैल्यू याद रखने की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए था। देखो क्या कहा जा रहा है कि टोटल एनर्जी जो है, टोटल एनर्जी वो क्या है, वो आपकी ट्वाइस हो गई है मास एनर्जी की। तो मतलब ये वाली क्या हो गई है, 2E हो गई है। 2E0 इक्वल्स टू E0 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस v²/c², ये हो गया है। ये दोनों को आप कैंसिल कर सकते हो, कैंसिल कर दिया। अब आपको यहाँ पर 2 आ गया, इसको आप इधर ले जाओ, 2 को नीचे ले आओ, तो अंडर रूट 1 माइनस v²/c² इक्वल्स टू 1/2। मैं सॉल्व करके दिखा देती हूँ क्योंकि कल मैंने छोड़ दिया था ये। इसका स्क्वायर करोगे तो 1 माइनस v²/c² इक्वल्स टू 1/4। ठीक है, अब आप इधर लाके इसको ऐड कर सकते हो, v²/c² इक्वल्स टू 1/4, माइनस हो जाएगा ना इधर आके, -1। ये आपका कितना आ जाएगा, माइनस का 3/4, इधर भी माइनस रह गया था, माइनस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा आपका v²/c² इक्वल्स टू 3/4। ठीक है, अब आप यहाँ से स्क्वायर रूट ले सकते हो सॉल्व करने के लिए, v/c अगर स्क्वायर रूट ले लेते हो यहाँ आ जाएगा अंडर रूट 3 और इसका आ जाएगा 2। अंडर रूट 3 को आप क्या लिख सकते हो, 1.73/2। v को आप क्या लिख सकते हो, 1.73/2 इंटू सी। अब इसको कट करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.86 अराउंड, 0.8765। देखो ना, 8 16 13 हो गया तो 6 और फिर एक बचा 10 5। अब ये 5 है तो मैंने आपको यूनिट एंड डायमेंशन में अगर आपको याद हो राउंड ऑफ करना सिखाया था। अगर 5 होता है हमारा या 5 से ज़्यादा होता है तो हम पहले वाले में उसको +1 कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा 0.87c। ठीक है, तो बस इसमें यही ट्रिक था इन दोनों ऑप्शंस में। जिसको राउंड ऑफ जिसने पढ़ा है उसने सही कर दिया, जिसने नहीं पढ़ा उसने गलत कर दिया। ठीक है गाइस, एक सेकेंड बिफोर मूविंग टू दिस क्वेश्चन गिव मी अ ब्रेक ऑफ अ मिनट। डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। एबिलिटी ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इट फॉर्म सेपरेट इमेज ऑफ द टू क्लोज ऑब्जेक्ट्स। मतलब अगर आपकी सपोज एक ये आपकी ऑब्जेक्ट है, दूसरी ऑब्जेक्ट ये है, बहुत क्लोज है, लेकिन अगर कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो इनके बीच का डिफरेंस भी रिकॉग्नाइज कर पा रहा है, तो वो क्या होता है, वो हम उसको कहते हैं उसकी हाई रेजोल्यूशन। ठीक है, हाई रेजोल्यूशन। फिर एक चीज़ होती है वो आपका बिल्कुल कितना एग्जैक्ट वैल्यू दे रहा है, तो उसको हम कहते हैं एक्यूरेसी, या फिर प्रिसीजन भी आता है उसी कॉन्टेक्स्ट में एक वर्ड, प्रिसाइज वैल्यू दी उसने कितनी एक्यूरेट। ठीक है, सो दीज आर 2-3 इंपॉर्टेंट टर्म्स यू शुड नो। मतलब इट्स काइंड ऑफ, अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप ज़्यादा अच्छे से बता पाते हैं। मैग्नीफाइंग पावर इज़, वो आपको कितना ज़्यादा इनलार्ज करके चीज़ों को दिखा पा रहा है। ठीक है, डिस्पर्सिव पावर वो डिस्पर्शन से अलग रिलेटेड होता है। ये ऑप्टिकल पावर इस तो लेंस की ऑप्टिकल पावर कितनी है वो अलग कॉन्टेक्स्ट है, बट ये मेन चीज़ें आपको ये दोनों वर्ड्स, और देखिए प्रिसीजन वर्ड अच्छे से याद रखना, ये इंपॉर्टेंट। नाउ इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, शुगर सॉल्यूशन इन अ ट्यूब इज 20। अच्छा, ये मैंने आपको कल करवाया था क्वेश्चन इस तरह का भी। 20 सेंटीमीटर ऑप्टिकल प्रोड्यूस अ रोटेशन ऑफ 13 डिग्री, द शुगर सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड टू 1/3 its previous concentration if the dilute solution is contained in the tube of the length इतने, then the optical rotation। देखो ऑप्टिकल रोटेशन की बात आ गई, मतलब आपको एक तरह से स्पेसिफिक रोटेशन पूछा है। फॉर्मूला होता है θ/LC। ठीक है, फॉर्मूला याद है आपको। अब यहाँ पर हम बात करेंगे अगर फर्स्ट सिचुएशन की, इसमें मैंने क्या बताया था, फर्स्ट सिचुएशन से हम कैलकुलेट करके सेकंड सिचुएशन में पुट करते हैं। तो फर्स्ट सिचुएशन की अगर हमने बात करी तो कितना आ गया, हमारी कितनी आ गई,
13 डिग्री डिवाइडेड बाय एल हमारा कितना हो गया इसमें, लेंथ फर्स्ट केस में 20 सेंटीमीटर, इनटू कंसंट्रेशन हमारी कितनी है, कंसंट्रेशन हमें नहीं गिवन है तो हम सी लिख देते हैं, ठीक है। इसको जब आपने सॉल्व किया, ये 13 है ना, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका सी कितना आ जाएगा, 13/20 s, ठीक है। अब क्या बोला है, सेकेंड स्टेप जब हमने किया तो हमारी कंसंट्रेशन क्या हो गई है, 1/3 हो गई है प्रीवियस कंसंट्रेशन के, तो हम लिख सकते हैं 1/3 इंटू 13/20s। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आपकी अब ऑप्टिकल रोटेशन कितना होगा, ऑप्टिकल रोटेशन इज द थीटा, तो चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं, s इक्वल्स टू थीटा अपॉन में l कितना दिया है अगेन आपको 30 इंटू सी कंसनट्रेशन, कंसनट्रेशन आपकी कितनी आ गई है, ये वाली वैल्यू, इसको पुट करेंगे 1/3 इंटू 13/20s, ठीक है। अब आप इसको ऊपर ले जाइए, जो नीचे जाना है उसको नीचे ले जाइए, अकॉर्डिंगली इसको पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, मैं यहाँ लिख देती हूँ एक बार फिर भी, 30 इंटू 13 और यहाँ ऊपर आ जाएगा 3 इंटू 20s, ठीक है। अब आपका थीटा आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, बाई 3 इंटू 20s, 3 से आपने कट किया 10 और यहाँ पर भी एक ऐसे आएगा, ऐसे कैंसिल हो जाएगा आपस में, 0 से 0 गया, 2 से आप कट करेंगे तो आपका आ जाएगा 6.5, तो थीटा का कितना होता है 6.5 डिग्री। ओनली वन फॉर्मूला यू नीड फॉर दिस क्वेश्चन, है ना। इस तरह का क्वेश्चन ना, दिस वन इज द इम्पॉर्टेंट, आप इसको नोट करिए क्योंकि सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपका 2016 में भी आए थे, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, सो मे भी रिपीट कर सकते हैं दोबारा। नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, what happened to relativistic mass of a moving particle when its velocity increases। अच्छा, रिलेटिविस्टिक मास की बात हो रही है, तो रिलेटिविस्टिक मास आपको पता होना चाहिए, रिलेटिविटी की बात करती है मतलब आपका आइंस्टीन आ गया, आइंस्टीन आएगा तो मैंने आपको बताया है जब हम रिलेटिविटी में जाएंगे तो हमारा लॉरेंस का जो है जो लॉरेंस फैक्टर है वो 100% आता है, ठीक है। तो हम इसका फॉर्मूला लिख देते हैं, हमारा रिलेटिविस्टिक m इक्वल्स टू कितना हो जाता है, m नॉट अपॉन में √1 माइनस v²/c², ठीक है। ये होता है, ये लॉरेंस फैक्टर होता है 1/√1 माइनस v²/c², इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब आप इसमें अगर वैल्यू पुट करेंगे तो आप इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आपका क्या पूछा गया है आपसे, वेलोसिटी अगर इंक्रीज कर दिया तो आपका इस पर क्या फर्क पड़ेगा। देखो गाइस, अगर आपने ये वेलोसिटी इंक्रीज करी है तो इसका मतलब क्या हुआ, आपकी वेलोसिटी इंक्रीज करा है तो मतलब ये वाला पूरा टर्म इंक्रीज कर गया, ये वाला ब्रैकेट वाला ये पूरा टर्म इंक्रीज कर गया। अब मान लो पहले यहाँ पर था 0.2, तो 1 माइनस 0.2 कर रहे थे, आपका 0.8 आ रहा था, लेकिन अब ये इंक्रीज करके मान लीजिए इंक्रीज करके 0.5 हो गया, तो अब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0.5 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, आपका ये ओवरऑल टर्म जो है ये डिक्रीज कर गया, डिक्रीज हो गया ना, डिक्रीज कर गया। अब अगर आपका डिनोमिनेटर डिक्रीज करता है तो क्या होता है, हमारी ओवरऑल वैल्यू के साथ डिनोमिनेटर डिक्रीज होता है तो ओवरऑल वैल्यू इंक्रीज करती है। जैसे फॉर एग्जांपल 10/5 अगर आपका था, कट करा तो आपका 2 आया, अब मैं डिनोमिनेटर को डिक्रीज कर देती हूँ, 10/2 कर देती हूँ, अब इसको कट करेंगे तो 5 आएगा, तो आपकी ओवरऑल वैल्यू इंक्रीज कर गई। इसका मतलब आपका ये जो मास होगा ये भी आपका, क्योंकि इक्वल है ना, तो आपका ये भी इंक्रीज कर जाएगा, तो क्या होगा आपका इंक्रीजेज होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, Fresnel biprism experiment, if the distance between the slit is gradually increased, the fringe width in the इंटरफ्रेंस पैटर्न। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपसे बोला गया है कि स्लिट जो है आपकी स्लिट जो डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट है वो आपका ग्रेजुअली इंक्रीज कर जाता है, तो आपका फ्रिंज विथ पे क्या फ़र्क पड़ेगा। देखिए अगर आप बात करते हैं बीटा इक्वल्स टू फ्रिंज विथ का फॉर्मूला d λ/d, यही फॉर्मूला होता है ना। देखो फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म के लिए आपको अलग से फॉर्मूले में जाने की जरूरत नहीं है, जो मैंने आपको फ्रॉनर एक्सपेरिमेंट के करवाया है ना वही फॉर्मूला जिसके लिए सेम चल जाएंगे। कैपिटल d λ/d हो गया। अब आप अगर इसकी क्या डिक्रीज करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द फ्रिंज विथ, आपने जो है इसको इंक्रीज कर दिया। अगर आपने ये इंक्रीज कर दिया तो मैंने क्या बताया, अभी इससे प्रीवियस क्वेश्चन में अगर हम देखते रहे थे तो हमारा डिनोमिनेटर डिक्रीज हो रहा था तो पूरी वैल्यू इंक्रीज हो रही थी, अब डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा तो ओवरऑल वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, तो 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राइट रिफ्लेक्शन बाय क्रिस्टल इन एन एक्सरे कैन नॉट अकर फॉर अ वेवलेंथ। देखो अगर आपको ब्राइट डिफ्रेक्शन वाला फॉर्मूला याद है जो मैंने आपको करवाया था, साइन थीटा चल जा
इक्वल्स टू, तो ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था। अगर आप उस फॉर्मूले के हिसाब से भी देखते हैं तो आपका ये वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए इससे, तो आपका हो जाएगा वो जो है आपका ये ब्रैग्स रिफ्लेक्शन वाला जो फिनोमेनन है वो वर्कआउट करता है। अब अगर ये वाली वैल्यू कम हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बातें नहीं करेगा, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। देखिए वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर मैग्नेटिक मटेरियल, ये वही चैप्टर है पैरामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक वाला। मैग्नेट सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल लाइक आयरन एंड इट्स अलॉय आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ। अच्छा देखिए, अब आपके ना दो तरह के मटेरियल होते हैं, एक होता है हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल और एक होता है सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। दोनों के अलग अलग फंक्शंस होते हैं। हाई इसकी जैसे लो हिस्टेरेसिस लॉस, हाई रिटेंटिविटी, सिमिलरली इसके भी होते हैं कुछ ऐसी फंक्शंस, वो मैं आपको लिखवा दूंगी, वो इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछ भी सकता है। ठीक है, अब देखो बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि आयरन दे दिया तो आयरन से तो हम परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं, तो बच्चे लगा कर आ जाते हैं, लेकिन वो कब बनाते हैं, जब आपका हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल होता है, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल वाले प्रोसेस से जाते हैं तो परमानेंट मैग्नेट बनता है। सॉफ्ट वाले के मेथड से आपका कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स बनता है। ठीक है, इन पावर जनरेशन। तो यू करेक्ट आंसर इज 4। ये इज कम्प्लीटली लाइक रट्टाफिकेशन वाला क्वेश्चन, पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है वाला, कॉन्सेप्चुअल कुछ नहीं था इसमें। इन इनर्शियल फ्रेम फ्री पार्टिकल, देखो इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, देखो ये आपका न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है उस पर बेस्ड है, और इसमें क्या होता है कि इफ़ एन ऑब्जेक्ट इन रिमेन्स इन द स्टैटिक पोजीशन, तो वो स्टैटिक ही रहती है जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, या अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है तो वो मूव भी करती है जब तक उस पर कोई फोर्स लगा के उसको स्टॉप ना किया जाए। तो वे वाली कंडीशन हमारी क्या कहलाती है, इनर्शियल फ्रेम। अगर हम देखें तो हमारा क्या होगा, देखो मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी और इज एट रेस्ट, वो सेम यूनिफॉर्म वेलोसिटी से या तो मूव करती रहेगी या तो फिर वो रेस्ट पर रहेगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके दिस इज अगेन काइंड ऑफ रटना वाला क्वेश्चन। ओ इज द आपका ऑप्टिकल ले, ऑर्डिनरी लाइट होता है वो दो इसमें डिवाइड हो गया है आपका थ्रू अ कैल्साइट क्रिस्टल, स्प्लिट इनटू ओ रे एंड ए रे इनसाइड द क्रिस्टल। इनमें से क्या स्टेटमेंट टू है, देखिए यार कैल्साइट जो क्रिस्टल होता है ये बेसिकली आपका रिफ्लेक्शन वाला फिनोमेना को शो करता है, और इस फिनोमेना को जब ये शो करता है तो इसमें चीज़ें जो होती हैं आपको अलग अलग तरीके से दिखती हैं। बट एक लाइट बीम थी ऑलरेडी जब दो में बट गई है तो वो ऑब्वियस सी बात है अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ लेके अलग अलग हो गई है, अपनी प्रॉपर्टी लेके अलग हो गई, दोनों ही अलग अलग पहले ही पोलराइज हो गई, तो ये बोथ आर द पोलराइज्ड वन। दिस क्वेश्चन, टू लाइन ए एंड बी ऑफ एक्सरे बीम, फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन मैक्सिमम ग्लेसिंग एट एन एंगल 30 डिग्री, आपका एंगल एक है फर्स्ट 30 डिग्री का, एंड द थर्ड ऑर्डर मतलब n इक्वल्स टू 1 पे, और अगर आपका n इक्वल्स टू 3 हो जाता है तो रिफ्लेक्शन मैक्सिमम ऑर्डर इज 60 डिग्री, तो आपका थीटा कितना हो जाएगा 60 डिग्री। द क्रिस्टल फ्रॉम द सेम फेस ऑफ द क्रिस्टल, द वेवलेंथ ऑफ लाइन बी का जो है वेवलेंथ वो कितना है 0.098 नैनोमीटर। वेवलेंथ ऑफ ए पूछा है आपसे। देखो गाइस अभी मैंने आपको ब्रैग्स डिफ्रैक्शन का फॉर्मूला बताया था, ब्रैग्स डिफ्रैक्शन हमने एक्सरे में पढ़ा था अगर आपको याद हो तो, बाकी फॉर्मूला तो आपको एक्सरे वाला भी याद ही होगा, एन लैम्डा ये फॉर्मूला होता था हमारा। अब अगर हम ये ए का रख देते हैं और बी का हम यहाँ रख देते हैं, ये ए का हो गया और ये थीटा आपका बी का हो गया। ठीक है, 2d साइन थीटा बी इक्वल्स टू एन लैम्डा, ये बी का ये ए का। ठीक है, अब आप इसमें वैल्यू पुट कर दो, ये भी वेवलेंथ है कि ये वेवलेंथ डी की। अब देखो 2d सेम कट जाएगा, साइन थीटा ए आपका कितना आ गया 30 डिग्री, साइन थीटा बी कितना आ गया आपका 60 डिग्री, इक्वल्स टू एन आपका ए का कितना आ गया 1 इंटू वेवलेंथ और बी का कितना आ गया 3 इंटू वेवलेंथ कितनी है 0.098 नैनोमीटर में। हम नैनोमीटर में रहने देंगे क्योंकि ऑप्शन भी हमारे नैनोमीटर में ही बना, तो चेंज करने का लोड नहीं लेना। अब इसमें अगर आप सॉल्व करेंगे तो साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2, साइन 60 कितना होता है √3/2, तो √3 और 2 हमारा ऊपर आ जाएगा इक्वल्स टू लैम्डा, और ये वाला जो नीचे का टर्म था आपका ये वाला टर्म इसको आप यहाँ ऊपर ला सकते हो, तो ये हमने ऊपर ला के यहाँ मल्टीप्लाई में लिख दिया 3 इंटू 0.098, ये 2 से यहाँ पर भी 2 आ गया, 2 से 2 कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल, √3 आ गया। अब आप मल्टीप्लाई कर लो 1.73 को 98 से और मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आए उसको अकॉर्डिंगली पुट कर देना। ठीक है गाइस,
इसका आंसर वैसे ना आई गेस 0.699 करके कुछ आएगा। 100% इसका या तो 0.699 करके आएगा या फिर 0.1711 करके 12 करके आएगा, और आपको राउंड ऑफ करके इसका आंसर देना होगा। तो अगर आपको राउंड ऑफ का पता है तो आप कर लोगे, अदरवाइज तो फिर आप ये 6 9 और 7 1 ढूंढते रह जाओगे। सो डू नो ईच एंड एवरी स्मॉल स्मॉल थिंग्स, क्योंकि इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ाया था। मुझे पता है उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट, लेकिन वो चैप्टर ऐसा है कि वो आपका यूज़ हर जगह होता है। लाइक कल एक क्वेश्चन आया था एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड किसके इक्वल होगा, तो वो इम्पिडेंस के इक्वल था। अब मुझे कैसे पता है, क्योंकि मुझे उसके कुछ मतलब आइडिया है मुझे उनके डायमेंशंस का, तो इसीलिए मुझे उसका आंसर मैं लगा पाई। पर अगर नहीं आइडिया होता तो नहीं पता था मुझे। तो आपको अगर नहीं भी पता और आपको डायमेंशंस निकालनी आती है तो भी आप निकाल लेते हो। अल्ट्रासोनिक वेव, अब ये क्वेश्चन कल भी के पेपर में भी था, 2018 शिफ्ट 1 में भी था। ठीक है, प्रोपेगेटिंग थ्रू अ मीडियम कैन बी डिटेक्टेड बाय, अब ये किससे डिटेक्ट होगी बताया था मैंने, एनवेलप से नहीं होती लाइट, या लाइट को डिटेक्ट करता है, ये भी ऑप्शन कल भी गलत था। तो आपका करेक्ट ऑप्शन थर्मल डिटेक्टर, कल कुछ और सही था, आज वाले में मतलब शिफ्ट 1 में कुछ और ऑप्शन गिवन था, आज ये है। मतलब ये 2 3 चीज़ों से आपका डिटेक्ट हो सकता होगा, तो उसमें एक थर्मल डिटेक्टर भी होता है। अनएक्सेप्टेबल वेव फंक्शन, ये इसको आप बोलते हैं शॉर्डिंगर वेव इक्वेशन होती है, उससे ये आता है डिफाइन होकर। वेव फंक्शन दिया आपका ये, इससे मूविंग पार्टिकल आपका है वो कैसा होता है। देखो अगर आपका वेव है तो आपको पता है वेव कैसी होती है, कंटिन्यूअस होती है, ठीक है, फाइनाइट होती है, और आपके अंदर उसका पार्टिकल होता है, एक ही टाइप का पार्टिकल रहता है ना, तो वो सिंगल वैल्यू होती है, उसकी सिंगल वैल्यू रहती है। ऐसा नहीं है वो अलग अलग वैल्यू होगी, अलग अलग डायमेंशंस में होगी एक वेव, ठीक है। तो कंटिन्यूस फाइनाइट सिंगल वैल्यूज, इन 3 एस्पेक्ट्स में अगर हम देखते हैं तो ये ऐसे भी पता है। अगर आप कॉमन सेंस से भी करते तो आप एलिमिनेशन से निकाल लेते हैं, क्योंकि फाइनाइट होती है आपको पता है, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही चला गया। फिर आपको पता है आपकी कॉन्टिन्यूस होती है, तो आपका ये ऑप्शन ऐसा चला गया। बस आपके ये दोनों ऑप्शंस रह गए। तो अब सिंगल वैल्यू मल्टीपल वैल्यू में अगर आप थोड़ा भी रिकॉल करने की करते चीज़ों को, लाइक अगर आप एक्सरे की बात कर रहे हो तो एक्सरे ही चलता है, यूवी में यूवी ही चलता है, तो इस तरह से वो सिंगल वैल्यूड भी आ जाती है, तो सिंगल वैल्यूड आ जाती है, ठीक है। तो कभी कभी आप एलिमिनेट करने की कोशिश किया कीजिए, जो फैक्ट्स आपको पता है उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करा करिए। द कैल्साइट क्रिस्टल हैज़ बीन प्लेस्ड ऑन अ ब्लैक डॉट ऑन द पेपर शीट एंड देन रोटेटेड, और लुकिंग थ्रू द कैल्साइट क्रिस्टल, क्या लिखा है, फ्रॉम एक सेकेंड, फ्रॉम अबव वी कैन सी, ओके। एक कैल्साइट क्रिस्टल है आपका, ये एक पेपर लिया है, ठीक है, इसके ऊपर एक ब्लैक डॉट लगाया है इन्होंने, इसके ऊपर कैल्साइट क्रिस्टल लगा दिया है, और उसके बाद इसको रोटेट करा दिया है, ठीक है। रोटेट कराया है जब आपने, उसके बाद आपने जब इसको ऊपर से देख रहे हैं, आप ऊपर से देख रहे हैं तो आपको कैसा नज़र आएगा, 2 ब्लैक डॉट आएंगे स्टेशनरी, नज़र आए आपको ये 2 ब्लैक डॉट हैं, दोनों स्टेशनरी। देखो गाइस, एक मैं आपको छोटा सा बात बताती हूँ। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी जब कैल्साइट वाला क्वेश्चन आया था तो मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन डिफ्लेक्शन का प्रोसेस होता है, और जब वो ऑलरेडी 2 में टूट जाती है, अलग अलग पोलराइज हो जाती है वो। तो सिमिलरली इसमें जैसे मैंने बताया आपको रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन का प्रोसेस होता है। तो अगर आपको याद हो, आप पानी में पेन रखो, पानी ग्लास में पानी लो, उसके अंदर पेन रखो और कांच का ग्लास लो, और उसमें बाहर से देखो तो आपको ऐसे और ऐसे 2 अलग अलग बने हुए दिखेंगे। तो सिमिलरली क्या होता है इस केस में, आपको तो अलग अलग दिखता है, एक लगता है कहीं सरफेस के ऊपर है बीच में कहीं, और एक इधर अलग दिखता है, इल्यूजन होता है वो बस। तो इस तरह से आपको 2 ब्लैक डॉट नज़र आते हैं। तो अब दोनों स्टेशनरी नज़र आएंगे, एक ब्लैक डॉट नज़र आएगा, या दोनों घूमते हुए नजर आएंगे। तो इस कंडीशन में क्या होता है ना, जो एक्चुअल वाला होता है वो तो स्टैटिक ही दिखता है, लेकिन जो हमारा वर्चुअल जो इल्यूजन से बना होता है ना, वो जैसे जैसे हमारा ये क्रिस्टल मूव करता जाता है उसके साथ साथ वो हमारा इल्यूजन भी मूव करता जाता है। तो एक स्टैटिक दिखता है और एक हमें घूमता हुआ दिखता है। इट्स काइंड ऑफ प्रैक्टिकल थिंग, अगर आप थोड़ा उसको इमेजिनेशन में जाके करते तो हो जाएगा ये वाला, बट इट्स काइंड ऑफ प्रैक्टिकल थिंग। डाइलेक्ट्रिक लॉस में अकर ड्यू टू, अब देखो अगर अभी मैंने आपको डाइलेक्ट्रिक का फॉर्मूला पढ़ाया था, एप्सिलॉन नॉट ई प्लस बी। अगर आप इस फॉर्मूले से देखेंगे तो किससे हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड से या पोलराइजेशन से। ऑप्शंस के हिसाब से दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। Which of the following moving particle in the motion have the same kinetic energy and hence the longest wavelength। अब कल जो क्वेश्चन आया था उसमें आपसे पूछा गया था स्मॉलेस्ट वेवलेंथ, मतलब शिफ्ट 1 में। तो उसमें हमने क्या देखा था, हमारा मास सबसे ज़्यादा किसका है, सबसे ज़्यादा किसका था, अल्फा पार्टिकल का था। क्यों देखा था हमने, क्योंकि अगर आपको याद हो इसका फॉर्मूला वेवलेंथ का एच अपॉन में पी क्या होता है, एच अपॉन में एम वी की वैल्यू हमने पुट करी थी एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर से निकाल के, तो हमारा क्या आ गया था,
अंडर रूट ट्वाइस ऑफ एम ई। ठीक है, ये फॉर्मूला आ गया था हमारा। तो अब जिसका मास कम होगा उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी, और जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसका मास कम होगा। तो जब हमसे शॉर्टेस्ट पूछा गया था तो हमने देखा था मैक्सिमम मास। अब हमारा लॉन्गेस्ट पूछा गया है तो हम देखेंगे मिनिमम मास किसका होता है। तो अगर आप इन सारे ही एग्जाम्पल को कंसीडर करोगे तो हमारा सबसे कम मास होता है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, सबसे कम मास होता है, सबसे कम वेट है, तभी तो वो बाहर आपके ऑर्बिट में आराम से घूमता भी रहता है। इस तरह से इसको याद कर लेना अगर याद नहीं होता है। अच्छा, डोंट कंफ्यूज के मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन सेम होता है, इन दोनों का चार्ज सेम होता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का न्यूट्रल करने के लिए चार्ज सेम होता है, मास सेम नहीं होता है, वो अलग अलग होता है। कितना होता है उसको सर्च करो जल्दी से आप लोग जाके दोनों का, ताकि एक बार सर्च कर लोगे ना, तीनों का सर्च करना दिमाग में बैठ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको जो मटेरियल प्रोवाइड करवाया था उसमें सब करवा रखे ऑलरेडी मैंने आपको ना, इसीलिए मैं अब आपके उठा उठा के क्वेश्चंस नहीं करवा रही हूँ, क्योंकि आई वुड सजेस्ट कि मैंने आपको जो क्वेश्चन दिए हैं बहुत टाइम है, आप एक दिन बैठ के सारे क्वेश्चंस रिवाइज कर लो तो आपके सारे फॉर्मूले भी रिवाइज हो जाएंगे। डू दैट थिंग। Diffraction pattern due to single slit has been obtained using a blue red light beam of red light. On replacing the red light by violet light आपका क्या फर्क पड़ेगा। अब देखो गाइस, मैंने आपको जो क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए थे ना वेव ऑप्टिक्स में, उसमें मैंने आपको वो नहीं करवा पाई हूँ, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और डिफ्रैक्शन वाले जो क्वेश्चन है ना, वो मैंने आपको नहीं करवाए हैं। अब अगर मैं आपको वो क्वेश्चन, आप लोग के पास अगर वो क्वेश्चन है तो उसमें क्वेश्चन नंबर 102 देखना वेव ऑप्टिक्स में, कि जो मैंने क्वेश्चंस दिए उसमें इस तरह का एक सेम क्वेश्चन है जिसमें आपकी रेड लाइट होती है और रेड लाइट के बाद वो आपकी शिफ्ट कर जाता है ग्रीन लाइट में। अगर आप उस क्वेश्चन को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। खैर ये भी दिस इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन। देखो आपका ये जो होती है डिफ्रैक्शन पैटर्न जो बनता है आपका सिंगल स्लिट से या किसी भी चीज़ का, मेनली वो डिपेंड किस पे करता है, उसकी वेवलेंथ पे या फ्रीक्वेंसी पे या वेवलेंथ पे। ठीक है, हमारा जो रेड लाइट होती है इसकी वेवलेंथ क्या होती है, मैक्सिमम होती है। और जैसे हम वॉयलेट लाइट पे, जैसे अगर आप विप ग्योर की बात करें, आपकी रेड लाइट की वेवलेंथ मैक्सिमम होती है। अब जैसे जैसे इधर खिसकेंगे आपकी वेवलेंथ जो है वो कम होती चली जाएगी। तो जैसे जैसे वेवलेंथ कम होती जाएगी आपकी, वैसे वैसे आपका जो स्लिट का पैटर्न है, जो आपकी जो पैटर्न है जो भी, वो आपका और कम होता जाएगा और पास पास आता जाएगा और इतना क्लियर नहीं बनेगा, थोड़ा घिच पिच होता जाएगा। तो वो हमारा नैरो और क्राउडेड हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया भी था कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो विब, अगर आप वाइट लाइट का यूज़ करते हो तो आपको विब ग्योर के फॉर्म में मिलता है। सेंट्रल फ्रिंज होती है बीच में, उसके जो जस्ट बार बनती है वो होती है आपकी रेड वाली, और उसके बाद आपकी ऐसे ऐसे आगे आगे कम होती चली जाती है, और जो लास्ट में बनती है और उसके बाद वो डिसअपियर होनी शुरू हो जाती है। तो मतलब लास्ट की आपकी नैरोअर और क्राउडेड हो जाती है और फिर बाद में डिसअपियर होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपकी एक ही डिसअपियर हो जाएगी, वो फिर पूरा पैटर्न ही डिसअपियर हो जाता है। टू रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ मटेरियल ए इज स्लाइटली मोर देन द यूनिटी। स्लाइटली मोर देन द यूनिटी, आपका एक मटेरियल है परमिट ए, इसकी जो परमेबिलिटी है वो मोर देन यूनिटी है, मतलब मोर देन 1 है। एंड मटेरियल बी इज द लेस देन यूनिटी। अब आपको बताना है इसमें किसमें क्या केस ट्रू है। तो देखो, अगर आपको कल जो मैंने आपको चार्ट बनवाया था पैरा डाई और फेरो वाला, अगर आपको चार्ट याद हो और उसको आप एक बार दोबारा देखेंगे तो यू गाइस गेट टू नो कि जो हमारा डायामैग्नेटिक होता है उसकी ससेप्टिबिलिटी भी कम होती है एंड निगेटिव भी होती है, और परमिएबिलिटी भी आपकी लेस देन 1 होती है। मतलब लेस देन 1 क्या होती है, ये 0 से 1 के बीच में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, डायामैग्नेटिक की, अगर आप डायामैग्नेटिक है तो। सिमिलरली पैरा की जो एग्जिस्ट करती है वो 1 से ज़्यादा होती है, और 1 से जस्ट एक पॉइंट या कुछ थोड़ा सा ज़्यादा कोई वैल्यू होती है उस उतनी के बीच में आती है आपकी। तो मतलब आप ऑलमोस्ट उसको 1 भी कंसीडर कर सकते हो अगर आ जाता है ऑप्शन में तो। और अगर 1 नहीं आता है, मोर देन 1 आता है, तो आप मोर देन 1 में भी पैरामैग्नेटिक ही लगाते हो। और मोर देन 1000 या इस टाइप का कुछ आता है तो वो आपका फेरो में चला जाता है। ठीक है गाइस, तो करेक्ट ऑप्शन इज हमारा ए तो होगा पैरा, और बी होगा हमारा निगेटिव से। आप याद रखो बी तो इज ऑलवेज निगेटिव, इज डायामैग्नेटिक है। तो आप अगर उस ऑप्शन से भी करते, अगर आपको पता होता डायामैग्नेटिक मतलब निगेटिव मटेरियल, तो भी आप इसको सही लगा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51।
विच ऑफ द फिनोमेना कैन नॉट कन्वर्टेड द ऑर्डिनरी अनपोलराइज टू द पार्शियली पोलराइज और प्लेन पोलराइज। अच्छा, जब मैं आपको पोलराइजेशन बता रही थी तब मैंने आपको कुछ पढ़ाया था और बाकी मैंने आपसे कहा था कि पोलराइजेशन बहुत सारे टाइप्स का होता है, लेकिन आपके एग्जाम्पल तक उसमें इंपॉर्टेंट नहीं है एक्सेप्ट देयर नेम्स। तो नेम्स मैंने आपको बताए थे, बाई रिफ्लेक्शन होता है, बाई रिफ्रैक्शन भी होता है, ठीक है, और आपका स्कैटरिंग के थ्रू भी होता है, ठीक है, और 2-3 मेथड्स होता है, लेकिन वहाँ पर डिफ्रैक्शन नहीं था, डिफ्रैक्शन से नहीं होता है। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डिफ्रैक्शन। The electromagnetic wave pointing vector representing the flow of electromagnetic energy as per the unit time across the boundary is represented by। अच्छा देखो यार, ये पॉइंटिंग वेक्टर का आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। पॉइंटिंग वेक्टर होता है आपका E/H, ठीक है। सिमिलरली अगर आपसे पावर डेंसिटी पूछ लेता है ना, वो पावर डेंसिटी, तो वो भी आपका होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एच, ठीक है। इसमें साथ में कुछ कॉन्स्टेंट वगैरह भी रहता है, बट मोर एंड लेस सेम रहता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ गाइस मैं आपको बताऊंगी, इसको प्लीज़ आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इससे पूछ सकता है क्वेश्चन इस बार ऐसा, कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इक्वल्स टू होता है एच इंटू एच इंटू क्या बोलते हैं इसको, आई फॉरगॉट द नेम, लेकिन इस ये होता है आपका इम्पिडेंस वैल्यू, इम्पिडेंस वैल्यू, ठीक। तो जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है इम्पिडेंस वैल्यू इंटू एच। इम्पिडेंस वैल्यू कितनी होती है? ये होती है 377। तो क्वेश्चन में आपको E इक्वल्स टू 377 एच भी लिख के दे सकता है या ये भी लिख के दे सकता है, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन वो ज़्यादातर कई बार ऐसे भी पूछता है, आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन दे देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन दे देगा, मान लो tan sin 30 डिग्री, इस तरह से कुछ आपको दे देगा क्वेश्चन। इक्वेशन ऐसी नहीं होगी, इक्वेशन प्लस लंबी लंबी होगी, इसमें एक्स वाई जेड का भी आता है। फॉर एग्जाम्पल आप समझ लो, ये दे दी इक्वेशन और आपसे पूछा जाएगा इसको कन्वर्ट कर दो आप मैग्नेटिक फील्ड में, मीन्स एच में। तो कन्वर्ट करने के लिए अब आप क्या करोगे, यहाँ पर इसको सिर्फ डिवाइड कर दोगे 377 से, और बाकी इक्वेशन पूरी सेम रहेगी। ऑप्शंस में आपको कहीं ये कॉस कर रखा होगा, कहीं कुछ लैग करके दिखा रहा होगा 90 डिग्री, कहीं लीड करके, कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको डिवाइड कर देना है 377 से या फिर इम्पिडेंस से, जो भी आपको ऑप्शन में गिवन हो उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। अब अगर आप इसमें भी इस वैल्यू का यूज़ कर रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना आपका h² इंटू साइन, ठीक है, पावर डेंसिटी या पॉइंटिंग वेक्टर, ठीक है, ये वाली वैल्यू। दिस इज द इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला, ये वाला एंड ये वाला, और ईटा की वैल्यू, ईटा यस याद है, ईटा की वैल्यू, तो इनको आप याद रखिएगा, ठीक है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एक्सीलरेटिंग इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस, एक एक्सीलरेटिंग मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज है जिसके पास एक्सीलरेशन है, जो मूव कर रहा है, तो वो क्या प्रोड्यूस करता है। देखो गाइस, अगर सिर्फ एक इलेक्ट्रिक चार्ज होता है ना, तो आपको पता है इलेक्ट्रिक चार्ज होने का मतलब क्या है, इसके पास आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेकिन जब ये मूव करता है ना, तो इसके पास एक वेलोसिटी भी आ जाती है, मूवमेंट आ जाता है, तो उसकी वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करने लगता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज हैज बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, 8th 9th में पढ़ता है ये चीज़ तो। अच्छा, कुछ बच्चे एओ वाले भी हैं, तो वो कह रहे थे कि मैम एओ में क्या आता है। देखो यार, अभी मैं आपको जो फिजिक्स के क्वेश्चंस करवा रही हूँ ना, इसमें कुछ ग्रेजुएशन लेवल जैसा नहीं है। हाँ देखो, जैसे न्यूटन रिंग है, ठीक है, तो ये वाला टॉपिक आपका शायद सीबीएसई कवर नहीं करता, सीबीएसई टॉपिक नहीं कवर करता, लेकिन आईसीएसई बोर्ड करता है। उसके बाद फिर ये टॉपिक आपका ग्रेजुएशन में जाकर आता है। अब सीबीएसई वाले बच्चों के लिए ग्रेजुएशन का टॉपिक हो गया, और आईसीएसई बोर्ड वालों के लिए 12th क्लास का टॉपिक हो गया। तो अब और इसका ना क्वेश्चंस का लेवल भी ऐसा कुछ बहुत हाई फाई नहीं आ रहा है। हाँ, मैं आपको जो फॉर्मूलाज बता रही हूँ ना, लाइक मैंने आपको बीटा का बताया फॉर्मूला डी लैम्डा बाई डी, या फिर आपको उसका बताया था शिफ्ट जो आती है आपका डेल बाई डी म्यू माइनस 1t। अब आपका इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था, इन दोनों फॉर्मूला का यूज करके वेवलेंथ निकालनी थी, उस तरह का फॉर्मूला पूछा गया था, इस तरह का फॉर्मूला। अब आपका अगर एओ का पेपर है 12th लेवल तक का है, तो हो सकता है ये डायरेक्ट इस फॉर्मूले पे पूछ ले या डायरेक्ट इस फॉर्मूले पे बेस्ड पूछ ले। तो उसके लिए आपको कुछ अलग से जाके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप यही चीज़ पढ़ लो, इसमें इससे टफ नहीं आएगा, इससे इजी ही पेपर आएगा, ठीक है। और बाकी हाँ, मैथ्स के लिए आई वुड से कि हाँ, मैथ्स में आप थोड़ा सा देख सकते हो अपना लेवल इजी रखने के लिए, सिर्फ 12th एनसीईआरटी तक स्टिक कर जाओ, टॉपिक सेम वही रहेंगे, इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, ये आपका ग्रेजुएशन में भी आता है और आपका 11th 12th में भी है, पर 11th 12th में लेवल थोड़ा कम रहता है, तो आप 11th 12th की एनसीईआरटी से पढ़ लो इस चीज़ को।
प्लस इंटीग्रेशन अच्छे से कर लेना, क्योंकि ग्रेजुएशन वालों का जो मेन फोकस चला जाता है वो डिफरेंशियल इक्वेशन, न्यूमेरिकल मेथड, इन सब टॉपिक्स पे चला जाता है। 12th लेवल वालों के लिए मेन फोकस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन यही रहता है, तो इन दोनों को आप लोग अच्छे से कर लेना, ठीक है। मतलब ग्रेजुएशन में भी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आता है, डिफरेंशिएशन का नहीं आता है, इंटीग्रेशन का आता है। काफ़ी एक अच्छा लंबा टफ सा क्वेश्चन आता है, तो अगर प्रैक्टिस है आप कर लोगे, नहीं है प्रैक्टिस तो नहीं कर पाओगे। बाकी आपका 12th लेवल तक में हो सकता है इंटीग्रेशन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ ले वो, क्योंकि आपका 12th लेवल में मेन फोकस इज इंटीग्रेशन इंस्टीट्यूट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, या न्यूमेरिकल मेथड तो होता भी नहीं है, यस। एंड यस, एओ वाले प्रोबेबिलिटी भी ज़रा थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि इट कुड बी आस्क्ड, 12th क्लास में होता है ये। यस, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटरफेरेंस इफेक्ट्स आर पॉसिबल ड्यू टू सुपर इम्पोजिशन ऑफ टू और मोर वेव्स इन द सर्टेन रीजन। देखो, अगर आप इंटरफेरेंस वाला चैप्टर के आपने जो पढ़ा होगा तो नहीं पढ़ा होगा, आई डोंट नो, लेकिन अगर आपने जो मैंने क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाया ना, आपने वो भी करे होंगे, तो उसमें सेम ऐसी क्वेश्चंस था जिसमें आपके 3 ऑप्शंस थे, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स एंड मैकेनिकल वेव्स। तो मैंने आपको बताया था इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 2 वेव आ रही हैं तो वो आपस में टकराएंगी तो इंटरफेरेंस तो 100% करेंगी ही करेंगी ना, ठीक है। तो आपका हर चीज़ से होता है इंटरफेरेंस, हर मतलब हर वेव में इंटरफेरेंस हो सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या आ गया? ऑप्शन नंबर 1, बोथ ट्रांसवर्स एंड द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, दिस इज द एंड। तो दिस इज द एंड गाइज। आपका फिजिक्स का शिफ्ट 2 का पेपर भी डिस्कस हो गया है। शिफ्ट 2 2018 का फिजिक्स का पेपर आपका डिस्कस कर लिया है मैंने, एंड इट वॉज अ ईजी पेपर, बहुत टफ नहीं कहूँगी मैं इसको, बट अगर आपकी प्रैक्टिस है तो, एंड इतना मैंने आपको पढ़ाया, अगर आप उस बेसिस पे करके जाओगे ना तो यार आप फिजिक्स में अच्छा खासा स्कोर कर लोगे। एक टॉपिक का जो मुझे लग रहा है मैं लैग कर रहा है और मैंने नहीं पढ़ाया, मुझे पढ़ाना चाहिए, वो है मैग्नेटिक मटीरियल। अभी मैं आपकी उसकी क्लास भी लूँगी, सेमीकंडक्टर का बेसिक पढ़ा के फिर इस पर शिफ्ट करूँगी, क्योंकि एकदम से शिफ्ट करूँगी थोड़ी दिक्कत होगी, तो या हो सकता है पहले इसको भी कवर करवा दूँ। एंड फिर आपका मैथ्स वगैरह है। मैथ्स में मुझे लगता है अभी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर और न्यूमेरिकल मेथड, 2 टॉपिक ये हैं इंपॉर्टेंट जो आने चाहिए। न्यूमेरिकल मेथड के तो बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, फॉर्मूला लगाओ आंसर आ जाता है, तो ये एक टॉपिक मैं आपको बिल्कुल ज़रूर करवाऊंगी। और फिर टाइम बचा तो कॉम्प्लेक्स नंबर, अदरवाइज तो अपना क्वेश्चंस डिस्कशन एंड पेपर डिस्कशन यही सब चलता रहेगा, इसी से आपका पूरा रिवाइज हो जाता है, ठीक है गाइज। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे गाइज, बाकी मतलब फॉर दिस वीडियो, बाकी और वीडियोज़ भी आएंगी। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर, कभी नहीं जा रहा है यार इधर तो, शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ, आप लोग जो कह रहे हो कि वो अलग अलग क्वेश्चंस मैं करवाती रहूँ, तो डेफिनेटली मैं करवा दूँगी, बट जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना उनको कवर करवा दूँ। अब ऐसा नहीं कर सकती ना कि इंपॉर्टेंट टॉपिक ही छोड़ दूँ मैं सिर्फ क्वेश्चंस करवाने के लिए। सिर्फ क्वेश्चन से भी काम नहीं चलता है और सिर्फ टॉपिक से भी काम नहीं चलता है, दोनों चीज़ें करनी ज़रूरी है, और दोनों ही चीज़ें मैं करवा दूँगी। 10 दिन का टाइम है, हो जाएगा। मैंने आपको बताया मैं 20 तारीख के बाद आपकी कोई क्लास नहीं लूँगी, तो 20 तक मैं आपको ये सब करवा दूँगी, डोंट वरी, ठीक है। सो अपना प्रैक्टिस और रिवीजन करते रहिए, जो क्वेश्चंस करवा दिए उनकी प्रैक्टिस करते रहिए। एंड दिस इज़ इट फॉर टुडे गाइज, थैंक यू सो मच।